student, I Nisha Parsha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to the another topic of environmental issue which is water pollution and its control. इससे previous video में हमने बात करी कि किस तरीके से pollution होता है, क्या pollutant होते हैं, air pollution क्या है, noise pollution क्या है, बहुत सारी चीजें हमने देखी, कैसे देखा कि कैसे कंट्रोल किया जा रहा है एयर एंड नॉइस पोल्यूशन को. आज हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. तो बच्चों पोल्यूशन का डेफिनेशन तो सेम है, हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल चेंज जो कि इसकी फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल उसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर दे, चाहे वो एयर हो, लैंड हो, सॉइल हो या वाटर हो, वो पोल्यूशन कहलाएगा. तो वैसे ही वाटर पोल्यूशन क्या है? एडिशन और प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस इन वाटर इज नोन एज वाटर पोल्यूशन. सो वाटर पोल्यूशन से क्या हो रहा है? क्वालिटी ऑफ वाटर खराब हो रही है, रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं. याद आ रहा है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट एंड क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट. इज दैट क्लियर? क्वालिटी खराब कर रहे हैं, यहाँ पर वाटर की गुणवत्ता खराब हो रही है. दैट मीन्स यहाँ पर क्वालिटी जो क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट हैं वो उस वाटर को खराब कर रहे हैं, वाटर पोल्यूट कर रहे हैं. नाउ further the factors heat and deprivation makes polluted water health hazard unfit for human use and aquatic organism. इसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर पोल्यूट हुआ है वो ह्यूमन के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए, प्लांट के लिए, जो रिवर ऑर्गेनिज्म है, रिवर ऑर्गेनिज्म या फिर हम कह सकते हैं जो वाटर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी उतना ही हार्मफुल है. जैसे कि हम बात करें वाटर पोल्यूटेंट में भी थ्री टाइप्स, तीन तरीके से हो सकते हैं. बायोलॉजिकल यानी कि वेरियस पैथोजन जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी. यदि हम बात करें केमिकल की तो ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक केमिकल्स. फिजिकल की बात करें तो हॉट वाटर, ऑयल स्पिल्स एक्सेट्रा. ये ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जो कि वाटर को पॉल्यूट करते हैं, उसकी क्वालिटी को खराब करते हैं. नाउ कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर. आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर आप देखोगे बच्चों जो वाटर है वो 99.9% वाटर है. यदि आप इसमें ओनली 0.01%, ठीक है, 0.01% की इम्प्योरिटी मिला दो तो ये वाटर क्या हो जाएगा? पॉल्यूट हो जाएगा. आप सोच पा रहे हो? मतलब इतना सारा वाटर इतने से पॉल्यूटेंट की वजह से पॉल्यूटेड हो रहा है. कितनी बड़ी बात है, मतलब इतनी सी चीज ने इसकी पूरी गुणवत्ता खराब कर दी है. तो कितने सारे पॉल्यूटेंट हो सकते हैं? जैसे सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जो कि थोड़ी टाइम बाद सेडिमेंट हो जाएंगे और वाटर प्योर हो सकता है. जैसे आप बात करो कि कोई वाटर है उसमें रेत मिली हुई है, सैंड मिली हुई है, आप थोड़ी देर बाद उसको देखोगे तो रेत क्या हो जाएगी? नीचे सेडिमेंट हो जाएंगी और वाटर आप प्यूरिफाई कर सकते हो. तो सस्पेंडेड सॉलिड क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल सैंड, सिल्ट एंड क्ले. वैसे ही कॉलॉइडल मटेरियल क्या होते हैं? जो तैरते रहते हैं, जिसको आप निकाल सकते हो. तैरते रहना, सेटल्ड तो नहीं होंगे बट तैरते रहेंगे. जैसे कि आप क्या क्या बोल सकते हो? फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लोथ, पेपर फाइबर्स. इसके अलावा जो सबसे खतरनाक है वो है डिजॉल्व्ड मटेरियल. ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता लगेगा. जैसे आपका एक ग्लास ऑफ वाटर लो, उसमें डिजॉल्व कोई पॉल्यूटेंट मिला हुआ है तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो वाटर जो है वो प्योर है या इम्प्योर है जब तक आप उसका कोई टेस्ट ना कर ले. तो डिजॉल्व मटेरियल जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या करते हैं? डिसॉल्व होते हैं वाटर में. आप नहीं कंफर्म कर सकते हो, नहीं पता लगा पाते हो देखते हुए कि ये वाटर प्योर है कि इम्प्योर है. इज दैट क्लियर? इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन. क्या क्या होता है वाटर पोल्यूशन की वजह से? इंक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है. एल्गल बूम, आपने देखा होगा पानी के ऊपर एकदम ग्रीन कलर की थिक लेयर जमा होती है, उसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं. यूट्रॉफिकेशन भी एल्गल ब्लूम का ही एक तरीका है. और बायोमैग्निफिकेशन, जिसमें आपके जो पार्टिकुलेट्स होते हैं वो वाटर के अंदर मिल जाए और वो आपकी खाद्य श्रृंखला में या फूड चेन के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, उसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन. राइट, चलो एक एक हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं. इंक्रीज इन बीओडी.
इंक्रीज इन बीओडी क्या है बच्चों? देखो, जब हम कहें कि किसी भी वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जितनी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, जितनी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है वो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आज उसकी डेफिनेशन देख लें। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द ऑक्सीजन इन मिलीग्राम। कैसे होनी चाहिए? ऑक्सीजन मिलीग्राम के अंदर होनी चाहिए। यदि हम बात करें 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर हो, किस टेम्परेचर पे हो? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो। 5 दिनों के लिए आपने लिया 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपने रखा, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले, 5 दिन तक रखा, तो कुछ मिलीग्राम के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो फॉर 5 days फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेटाबोलाइज ऑर्गेनिक वेस्ट, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करने के लिए? डिग्रेड करने के लिए। कैसे? मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर वाटर लिया है और यहाँ पर मैंने सीवेज डाल दिया है, ठीक है, सीवेज डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, किसमें? मिलीग्राम में। कितने डिग्री टेम्परेचर पे है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है। कितने दिनों के लिए है? 5 days के लिए। अब सुनो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए 5 दिनों के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जितनी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है वो ही उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। आई होप कि आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन समझ में आ गई। नाउ व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डम्प्ड इनटू अ वाटर, जैसे ही हम लार्ज अमाउंट में सीवेज डालेंगे किसी वाटर के अंदर, किसी रिवर के अंदर, तो वहां पर क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। रिजल्ट में क्या होगा? जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो फॉल हो जाएगी। सम ऑफ द चेंजेस दैट वन मे नोटिस फॉलोइंग डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू अ रिवर। क्या देखा उन्होंने? इस तरह का ग्राफ देखा। क्या पता लगा? सुनो, अच्छे से सुनेंगे। वाइट से कर लेते। देखो यहां पर आप देख रहे हो बच्चों, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसको हम कहते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। ये वाला डिसॉल्व ऑक्सीजन का है। यहां पर जब तक, यहां पर अभी तक कोई भी सीवेज नहीं डाला है आपने, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पर हाई रेंज पे। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा नहीं है, सेटल्ड है। जितनी हमें जरूरत थी ऑक्सीजन उतनी ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अभी हमारे पास कोई बूम नहीं आया। अब देखो क्या हुआ, आपने इसके अंदर सीवेज मिला दिया, इसमें सीवेज मिला दिया। सीवेज मिलाने से क्या हो गया? ये जो हमारी डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या हो गई? फॉल हो गई, फॉल हो गई, आ गई कहाँ? ये पीक पर थी, कहाँ ये फॉल हो गई। क्यों हो गई? जैसे ही आपने ये सीवेज इस रिवर में डाला, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए इसको डिग्रेड करने के लिए। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? अभी हमने बोला ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, तो उन्होंने सारी ऑक्सीजन कंजप्शन कर ली तो डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉल डाउन हो गई। डिमांड किसकी बढ़ गई? बायोलॉजिकल। डिमांड किसकी बढ़ गई? जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन है उसकी। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स बहुत ज्यादा है, माइक्रोब्स बहुत ज्यादा है। तो ये देखो अब क्या हुआ, सीवेज जो ऑर्गेनिक मैटर है धीरे धीरे खत्म भी तो होगा, डिग्रेड होने के बाद खत्म होगा। हाँ भाई खत्म होगा, खत्म हुआ तो आप देख रहे हो जो बीओडी है उसका पीक फॉल हो रहा है, जबकि जो हमारी डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका पीक हाई हो रहा है। आ गई बात समझ में किस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया? इज दैट क्लियर? चले आगे। अब सुनो एक और बात, सॉरी, अब इससे क्या होगा मैम? बाद में खत्म भी तो हो रहा है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? डाल दें अपन, बिना सीवेज को ट्रीटमेंट किए हुए हम डाल दें रिवर में, क्या फर्क पड़ेगा? थोड़े दिन बाद में नॉर्मल हो जाएगा। भाई इस समय में जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा पीक पर हो तो इसमें रहने वाले जो वाटर एनिमल्स हैं वो किल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो तो खत्म हो गई, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? चलो आगे।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द रिसीविंग वाटर बॉडीज कंज्यूम ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सारा ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर लेंगे, एंड एज अ रिजल्ट देयर इज अ शार्प डिक्लाइन द डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिक्लाइन आ जाएगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगी डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज, जहां पर जिस पॉइंट पर, ये इसी पॉइंट पे होगी जहां पर तुमने सीवेज, देखो ये देखो सीवेज का डिस्चार्ज इस पॉइंट पे किया है, वहीं पर ही जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो फॉल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? This causes mortality of fish and other aquatic creature, जो creature होंगे aquatic, उनका क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। Now we have algal bloom। algal bloom का मतलब क्या होता है बच्चों, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में जो एल्गी होती है वो सरफेस पे अपना जमावाड़ा कर ले, यानी कि अनवांटेड गेस्ट की तरह उस पे आ जाए सरफेस पे। सरफेस पे आने से क्या होगा, देखो दो चीज़ें होंगी। क्या होगा, मान लीजिए कि सरफेस पे एल्गल बूम प्रेजेंट होगी, ये क्या करेगी, एनवायरमेंट की O2 भी खा जाएगी और जो पानी के अंदर O2 है वो भी खा जाएगी, जिसकी वजह से जो एनिमल्स होंगे या जो फिश होंगी वो मर जाएंगी। और साथ ही साथ में चूंकि यहाँ पर बहुत थिक लेयर बन जाती हैं, थिक लेयर बन जाएगी तो सूर्य की रोशनी जो होगी वो नीचे ही नहीं पहुंच पाएगी, नीचे नहीं पहुंच पाएगी, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो भी किल हो जाएंगे। दैट मीन्स द एक्सेस ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गी दैट कॉजेस कलरेशन ऑफ वाटर नॉन एज एल्गल बूम, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर की क्वालिटी भी खराब होगी और फिश भी जल्दी से मर जाएंगी। इज दैट क्लियर? एल्गल बूम समझ में आ गया? सो यहाँ पर देखो, न्यूट्रिएंट लोड अप, excessive nutrients from the fertilizer are flushed from the land into rivers or lakes by rain water। क्या होगा, मान लीजिए कि जहाँ ये रिवर है उसके पास में एक बहुत बड़ा लैंड है, उस लैंड के अंदर बहुत सारे प्लांट है और आप उसमें क्या डालते हो, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डालते हो, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डालते हो, तो जब रेन आती है वो जो फर्टिलाइजर होता है वो उस रिवर में चले जाते हैं, रिवर में चले गए तो यहाँ पर एल्गा आ जाएगी बहुत ज्यादा। एक रीजन ये है, ठीक है। दूसरे रीजन की बात, प्लांट फ्लरिश, दीज पॉल्यूटेंट कॉज एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ ऑफ एल्गी, डकवीड एंड अदर प्लांट्स। बहुत ज्यादा रिवर पे, ठीक है, रिवर के सरफेस पे बहुत ज्यादा जो डकवीड है, एल्गी है, उसका प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। एल्गी ब्लूम, ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड, एल्गी ब्लूम की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का डिप्लीशन होगा। एल्गी ब्लूम प्रिवेंटिंग सनलाइट नहीं आ पाएगी रीचिंग द प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट मर जाएंगे। फिर फोर्थ देखो, डीकम्पोजिशन फर्दर डिप्लीट्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी डिप्लीट हो जाएगी। डेथ ऑफ इकोसिस्टम की डेथ हो जाएगी। क्यों, मान लीजिए फिश नहीं रहेगी तो जू प्लैंक्टन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? बड़ी मछलियां भी मर जाएंगी यदि छोटी मछलियां मर जाती है। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? अब देखें अपन, सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। द ब्यूटीफुल मूव कलर्ड फ्लावर्स फाउंड ऑन द वेरी अपलाइंग शेप्ड फ्लोटिंग प्लांट्स इन वाटर बॉडीज। ये किसका एक एग्जाम्पल है, जहां पर आपको याद हो तो हमने बात करी थी हाइसिंथ की, किसमें, बंगाल टेरर के अंदर की, बहुत ज्यादा, ये देखो बहुत ही सुंदर फ्लावर्स की, ठीक है। एक पूरी एल्गा यहाँ पर सबमिट हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेजेंट जितने भी फिश थे, जितने भी एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स थे, वो सबके सब किल हो गए। इकोसिस्टम को बहुत बड़ा झटका लगा था, इसीलिए बंगाल का टेरर भी कहा जाता है। सो क्या बोला मैंने, these plants which were introduced into India for their lovely flowers have caused havoc by their excessive growth by causing block in our waterways. These grow faster than our ability to remove them. इतनी ज़्यादा ओवर ग्रोथ करती है कि आप उसको रोक ही नहीं पाते हो। These are plant of water hyacinth, Ecornia crassipus, the world of most problematic aquatic weed also called terror of Bengal. They grow abundantly in the eutrophic water bodies and lead to an imbalance in their ecosystem dynamic of water bodies. Is that clear? Example के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। Now biomagnification. Biomagnification क्या होता है कि जब आपकी वाटर बॉडी के अंदर पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा हो जाए,
क्या है बायोमैग्निफिकेशन? कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड उसमें इन्वॉल्व हो जाए और वो पेस्टिसाइड जो हैं वो आपके फूड चेन के अंदर इंक्लूड हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। कैसे दे रखा है? द फिनोमिना थ्रू विच सर्टेन पॉल्यूटेंट सच एज पेस्टिसाइड, जैसा कि मैंने बोला, and heavy metals get accumulated in tissue in the increasing concentration along the food chain। क्या होगा? देखो यहाँ पर अपने पास आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर समझो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाटर बॉडी की। वाटर बॉडी के अंदर क्या है? जूप्लैंक्टन है, ठीक है। यहाँ पर जो डीडीटी है, डीडीटी क्या है? पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड की रेंज, अब इस वाटर में बहुत सारा वाटर है, मान लो ये एक कमरा जो है ये पूरा वाटर से भरा हुआ है और इसके अंदर मैंने डाला है 0.03 ppm, ठीक है। डीडीटी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क कब पड़ेगा? सुनो, जब इस वाटर को कंज्यूम कौन करेंगे? ये जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन जब खाएंगे तो इनकी फूड चेन में आ गया। कैसा आएगा अभी पता लगेगा। जूप्लैंक्टन ने कंजप्शन किया, क्या बढ़ गया डीडीटी का रेंज? 0.04 ppm। बिलियन से मिलियन में आ गए। क्लियर दैट? फिर क्या होगा? स्मॉल फिश ने इस पूरे जूप्लैंक्टन को खाया तो इसका डीडीटी का रेंज देखो 0.05 हो गया। 0.03 था, 4 हुआ, 5 हुआ। फिर इस स्मॉल फिश को बड़ी फिश ने खाया, क्या हो गया? 2 ppm। कितना हो गया? 2 ppm। और जब इस फिश को इस बड़ी बर्ड ने खाया तो ये हो गया 25 ppm। बढ़ गया क्या रेंज? 0.03 पे था, फूड चेन में इंक्लूड हो गया, क्या हो गया? 25 ppm। और जब ये बर्ड अपना एग देगी, उसकी जो शेल होगी वो कैसे हो जाएगी? थिन हो जाएगी। दैट मीन ये आपके फूड चेन के अंदर इन्वॉल्व हो गई, ये पेस्टिसाइड आपकी फूड चेन में इन्वॉल्व हो गए और इससे ही हम कह रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन। इज दैट क्लियर? आ जाओ एक बार देख लें अपना। So, food chain and which sometimes produce fatal effects is called biomagnification or biological magnification। कैसे हुआ? Unlike domestic sewage, wastewater from industries like petroleum, paper, manufacturing, metal extraction and processing, chemical manufacturing, etc. often contain toxic substances। सभी के सब क्या होते हैं? toxic substances इनके पास present होते हैं। Notably, heavy metal defines as element with density 5 gram per centimeter cube such as mercury, cadmium, copper, lead etc. and a variety of organic compounds। बहुत सारी चीजें इनके पास प्रेजेंट होती है। Toxic substances accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted। जो इस मेटल को कोई ऑर्गेनिज्म खा रहा है तो ना तो वो पचता है, ना तो वो मेटाबोलाइज हो रहा है, ना ही वो एक्सक्रीट हो रहा है एंड दस पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि जूप्लैंक्टन ने खाया, उसके पचा भी नहीं, एक्सक्रीट भी नहीं हुआ, उसको जब फिश ने खाया तो वो उसके पास चला गया, फिर उसको बड़ी फिश ने खाया, फिर उसको एक बर्ड ने खाया तो चला गया ट्रॉपिकल लेवल पे। दिस फिनोमेना इज वेल नोन एज फॉर मरकरी एंड डीडीटी। ये किसके लिए जाना जाता है? डीडीटी और मरकरी के लिए, जैसा कि हमने देखा। नाउ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जस्ट लाइक अ एल्गल बूम। Phosphorus and nitrate of the fertilizer and detergent dissolve in the water and accelerate growth of algae which form mat on the water surface, जो water surface पे बन जाती है लाइक दिस। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत सारे फर्टिलाइजर हो रहे हैं, फर्टिलाइजर पानी के अंदर जा रहे हैं, एल्गी यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है, फिश सफोकेटेड हो रही है और क्या हो रही है? एल्गीडाइज भी हो रही है, फर्टिलाइजर की लीचिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पानी के बहाव से निकल जाते हैं और नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं। डन? चले Now the surface algal growth cut off light and deoxygenate water which is responsible for the death of fish and other deep aquatic organism। They increase growth of plants and planktonic algae in the lake and pond etc। क्या करते हैं? जो कि algal bloom होती है उसको बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं यूट्रोफिकेशन। Due to the nutrient enrichment is called eutrophication। Eutrophication causes reduction in dissolved oxygen, reduction कर रही है जैसा कि algal bloom कर रही थी। It has two type, natural eutrophication and cultural या accelerated eutrophication जो man-made होता है। Now we have a case study of integrated waste और water treatment।
दो तरह के वाटर ट्रीटमेंट है अपने पास में, अभी हम देखेंगे इकोसैन और फॉर्म के बारे में। क्या होता है? वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज कैन बी ट्रीटेड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर बाय यूटिलाइजिंग अ मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेसेस। क्या है? एक है फॉर्म, एक है इकोसैन। क्या होता है? आ जाओ। नाउ वी हैव फॉर्म। फॉर्म का क्या मतलब है बच्चों? देखो, फॉर्म का मतलब है, देखा फ्रेंड्स ऑफ अर्केटा मार्श, राइट? इसका फुल फॉर्म है किसका? फॉर्म का। क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर देखा गया कि जो वाटर बॉडीज हैं उसको किस तरीके से बचाया जाए। तो यहाँ पर आपको पता है कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में कोरल रीफ होते हैं। कोरल रीफ बहुत अच्छी, वहाँ के पीपल क्या हो जाते हैं कि जा रहे हैं, बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे कोरल रीफ खत्म होने लग गया। अब कोरल रीफ को बचाना है, क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम को बचाना है, एनवायरमेंटल इश्यूज को हमें क्या करना है, ओवरकम करना है। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, एक अभियान चलाया। अभियान में क्या किया उन्होंने, वहाँ के जो सिटीजन्स थे और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, कहाँ के स्टूडेंट, हम्बलबॉल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और स्टूडेंट, उन्होंने सबने मिलकर के क्या करा, एक हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया या एक वर्कशॉप की या फिर एक लैंड लिया। कितना? 60 हेक्टेयर का एक लैंड लिया, वहां पर उस वाटर को डाला और क्या किया, उसको क्लीन करने का ट्राई किया। कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये रहा किसका तरीका? फॉर्म का तरीका। क्या हुआ? आ जाओ पढ़ लें। एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन इनिशिएटिव इज द टाउन ऑफ अर्केटा सिचुएटेड इन अलॉन्ग विद द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, collaborating with a biologist from the Humboldt State University, that means professor, the town जो टाउन पीपल थे यानी कि वहाँ के सिटीजन्स, क्रिएटेड एन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद इन एन नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में उन्होंने क्या किया, उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करने की कोशिश करी। द क्लीनिंग अकर्स इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में उन्होंने रिकवर किया। कैसे? द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट आर गिवन, जो हम देते हैं सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेट करके या फिर क्लोरीन डाल करके। दूसरा, आफ्टर दिस स्टेज लॉट्स ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट लाइक डिजॉल्व हैवी मेटल्स स्टिल रिमेन। फिर भी क्या हुए कि जो हैवी मेटल्स थे अभी भी वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो उन्होंने क्या किया, दूसरा मेथड लिया। द biologists developed a series of 6 connected marshes over 60 हेक्टेयर ऑफ मार्शलैंड। मार्शलैंड पे जो 60 हेक्टेयर की उनकी जमीन थी, उन पे उन्होंने क्या किया, एप्रोप्रिएट प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया वर सीडेड इनटू दिस एरिया। मतलब ये एरिया लिया, वहाँ पे एल्गी भी करी ग्रो, वहाँ पे फंजाई भी किया, बैक्टीरिया भी किया, जिसकी वजह से विच न्यूट्रलाइज, एब्जॉर्ब एंड असिमिलेट द पॉल्यूटेंट, यानी कि न्यूट्रलाइज कर दिया, उनको न्यूट्रल कर दिया। अब वो कुछ भी वाटर को खराब नहीं कर रहे थे, उसकी क्वालिटी को, या फिर उसको एब्जॉर्ब कर गए या फिर उसको फिक्स कर दिया। किसको? पॉल्यूटेंट को। इज दैट क्लियर? ये एक तरीका था। दूसरी तरीके की हम बात करें इकोसैन की। इकोसैन का तरीका क्या था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ड्राई डिस्पोजल ले रहे हैं। ठीक है, ड्राई डिस्पोजल ऑफ जो भी आप एक्सक्रीटा होता है ह्यूमन का, उसका ड्राई डिस्पोजल कर रहे हैं। तो इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर ए हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। दिस इज अ प्रैक्टिकल, कैसा है ये प्रैक्टिकल एक आइडिया था, हाइजेनिक, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल। तो यहाँ पर क्या किया बच्चों, कॉस्ट इफेक्टिव क्यों था, क्योंकि इसी को हम फर्दर मैन्यूर में यूज कर रहे थे या खाद बनाने में यूज कर रहे थे। तो इस तरह से हमने क्या किया, वाटर पोल्यूशन देखा, पॉल्यूटेंट देखे, उसके तरीके देखे, क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आई होप कि वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक थैंक यू।